हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो बच्चों, ये अपनी पहली क्लास है और हम बेसिक से चालू करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, है ना। तो हम जो आज के इस लेसन में जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी बात करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पढ़ क्यों रहे, ये भी तुम्हारा जानना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे। ओके, ये दो चीज़ जानेंगे हम। सेकंड चीज़ जो हम इसमें जानेंगे वो है कि इस अर्थशास्त्र के टाइप्स, है ना, यानी प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें जानेंगे कि इसका जो है नेचर कैसा है, यानी इस इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है। और फोर्थ हम जानेंगे जो इसके टाइप्स हैं उसके भी कितने टाइप्स हैं। ओके, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप कितने हैं, ये थोड़ा सा हम कम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। और माइक्रो व मैक्रो के टाइप्स, ठीक है। आज हमारी ये मेन चीज़ें हैं आज के टॉपिक में। और ये सभी चीज़, चाहे तुम कोई भी कंपटीशन दो, चाहे तुम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बेसिक्स तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, और स्टार्टिंग कब हुई इसकी, और ये किस तरीके से इसका विकास हुआ, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं। ओके, तो देखो नाम से जो हमें समझ में आता है इसके, कि इसके शब्द में ये मिलके बना है अर्थ प्लस शास्त्र। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी, पैसा। तो हम जो बेसिक है वो ये है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम मनी की बात करें, जिसके अंदर हम पैसों की बात कर रहे हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक्स सबसे। और शास्त्र मतलब कोई सब्जेक्ट, साइंस। तो ये चीज़ कि ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें हम पैसों की बात कर रहे हैं, वो क्या है, अर्थशास्त्र। सबसे बेसिक चीज़ स्टार्टिंग, जो कि हमें इसके नाम से पता चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास हुआ, तो इसका एरिया भी वाइड होता चला गया कि केवल हम पैसों की बात नहीं करेंगे, इसमें तो केवल पैसों की बात करें तो ये तो बिल्कुल गणित विज्ञान हो गया कि केवल हम पैसों की बात करें, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो धीरे 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 इसमें काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी। और देखो डेफिनेशन कभी भी ये जो होती है ये फिक्स है, जैसे जैसे विकास होता है परिभाषाएं बदलती रहती हैं, ठीक है। तो हम यदि इसकी बात करें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ। ओके, क्लियर है। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, ठीक है। अब ये एडम स्मिथ को क्यों कहा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इससे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, चाहे वो वणिकवादी थे, प्रकृतिवादी, इट मीन्स आपके जो इससे पहले जितना भी कुछ किया गया था, उन सबको मर्ज करके उन सबको इन्होंने कलेक्ट किया और अपनी एक बुक में, कौन सी बुक, एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, इस बुक में इन्होंने सबसे पहले जितना भी कुछ इससे पहले हुआ था उस सबको कलेक्ट किया और बताया। इसी कारण इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये बुक भी तुम्हें ध्यान रखनी है। और शॉर्ट में इसका जो नाम है वो वेल्थ ऑफ नेशंस आ जाता है। तो तुम अगर केवल वेल्थ ऑफ नेशंस पे याद करो, इट्स सफिशिएंट। ओके, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्थशास्त्र, इसके बाद में हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दो चीज़ें याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में अर्थशास्त्र वास्तव में अभी इसमें हम क्या क्या पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। देखो अब हम बात करें इसकी परिभाषा और अर्थशास्त्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं। स्टार्टिंग एडम स्मिथ से जब चालू हुआ, तब से इसकी परिभाषाओं को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली सबसे पहले एडम स्मिथ ने दी, जिसे इसने क्या कहा, धन का विज्ञान, कि ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें हम धन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में किसने दी, मार्शल ने दी।
मार्शल ने परिभाषा दी, उसमें किसने दी? सबसे पहले मैंने क्या बताया? एडम स्मिथ। तो तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसने क्या कहा? धन का विज्ञान, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम धन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी, जो थोड़ा सा इससे इम्प्रूव था। इसने इस पे बेसिकली किस पे बात की? भौतिक कल्याण, फिजिकल वेलफेयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं मनी की, यहाँ हम बात कर रहे हैं फिजिकल वेलफेयर। इसने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया और फिजिकल वेलफेयर की बात की। ओके, थर्ड जो डेफिनेशन दी वो दी रॉबिन्स ने। ओके, रॉबिन्स ने जो इसकी डेफिनेशन दी वो अभी तक भी जिस परिभाषा को बहुत अच्छे से जाना जाता है, अर्थशास्त्र जिस परिभाषा से जाना जाता है वो है रॉबिन्स की परिभाषा। रॉबिन्स ने बताया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इट मीन्स हमारे जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। इससे तुम बिल्कुल सहमत हो कि वांट्स क्या है हमारे? अनलिमिटेड। यदि अभी तुम्हें बर्थडे पे तुमने कहा, मान लो रितिका ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे, अपने पेरेंट्स से मांगे 5,000 रुपये, तो उसे 5,000 रुपये मिल गए। जैसे उसके पास 5,000 रुपये आए, उसकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हमारी वांट्स तो कैसी हैं? वांट्स तो हैं हमारी अनलिमिटेड, और हमारे पास पैसा है, संसाधन, वो क्या है? इसके। ठीक है, तो आपके पास हमेशा हर व्यक्ति के साथ ये चीज़ लागू होती है कि उसकी इच्छाएं क्या है? अनंत। बहुत इच्छाएं, एक पूरी होगी दूसरी इच्छा जाग जाएगी, दूसरी पूरी हुई तीसरी जाग जाएगी, और उसके पास संसाधन क्या है? लिमिटेड। संसाधन लिमिटेड और आवश्यकताएं अनंत। और इन जो सीमित संसाधन है उनसे तुम अपनी मैक्सिमम आवश्यकताएं कैसे पूरी कर सकते हो? और साथ में एक चीज़ और क्या है कि जो आपके पास संसाधन है उनके यूजेस क्या हैं? उनके काफ़ी यूजेस हैं। तो आप अपनी सीमित संसाधनों से अपनी जो मैक्सिमम आवश्यकताएं उनको कितना कैसे पूरा कर सकते हो? ये जिस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। किसने बताया? रॉबिन्स। अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और यही तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि रॉबिन्स ने स्टार्टिंग की। क्या बताया है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, ठीक है, और संसाधन क्या है? सीमित, और उन सीमित संसाधनों के क्या है? विभिन्न प्रयोगों में लिया जा सकता है। और जिस सब्जेक्ट में इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अभी जो तुम्हें मैंने एग्जाम्पल दिया, हम किसी और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि तुम्हें मान लो कोई व्यक्ति महीने के कमा रहा है 20,000, हमेशा उसको कम लगेंगे, मेरे 20,000 में मेरा घर नहीं चल रहा। उसकी सैलरी हुई 40,000, तब भी उसे कम लग रही है, तब भी उसका घर उतना नहीं अच्छे से चल पा रहा, क्योंकि उसकी अब गाड़ी की इच्छा हो गई है। उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। 1 लाख होने के बावजूद भी उसे लग रहा है नहीं यार अभी तो और बढ़नी चाहिए। तो कभी भी मानव की इच्छाएं पूरी नहीं होती है और संसाधन हमेशा उसे कम लगते हैं। और जिस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट जो दी वो थी सैमुएल्सन ने। सैमुएल्सन ने कहा कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी क्या है कि आप एक स्टैटिक डेफिनेशन है। इसने आने वाले समय की, पहले के समय की ये कहीं कोई बात नहीं की। तो सैमुएल्सन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? डायनामिक, मतलब प्रावेगिक, मतलब गतिशील। वो आने वाले समय के लिए भी संसाधनों को बचाने की बात करता है। वो टाइम पीरियड को साथ में लेके चल रहा है और इससे पहले किसी ने भी टाइम पीरियड की बात नहीं की थी। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम यहीं तक है। और इसके बाद में भी बारबरा गुटन ने कहा कि जहाँ 7 अर्थशास्त्री इकट्ठे होंगे 8 परिभाषाएं हो जाएंगी। तो हम एक परिभाषा में इसको नहीं बांध सकते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ओके, ये शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरी मैंने बात बोली थी, हम ये जरूर जानेंगे कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे। बच्चे हमेशा ये कहते रहते हैं मैम इतनी चीज़ें, इतनी मान्यताएं, इतना है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति कहता है उसको फिर गलत बता देते हो, फिर दूसरा कह रहा है, फिर उसको गलत बता रहे हो, फिर नया आ गया। तो ये ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे? तो देखो बच्चों, मेन चीज़ इस सब्जेक्ट के पढ़ने के पीछे है कि मैक्सिमम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कि जहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की जो मिनिमम जो नीड है, पहले जब हम रोटी कपड़ा मकान कहते थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ गई है। फ़ोन भी सबके पास होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, अच्छा घर भी होना चाहिए।
तो मैक्सिमम लोगों की, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम किस तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और ये जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो इस सब्जेक्ट पे पढ़ने का औचित्य ये है। ओके, हमने ये स्टार्टिंग के डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के टाइप्स। देखो नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। हम अब इकोनॉमिक्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो इस 1933 में रैगनर फ्रिश, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिश कहाँ के थे, ये नॉर्वे के थे। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, किसने किया, रैगनर फ्रिश ने। कब किया, 1933 में, ठीक है, नॉर्वे के जो थे। अब 2 पार्ट्स क्या थे इकोनॉमिक्स के, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसे हम कहते हैं समष्टि, ठीक है। अब नाम से भी हमें ये बात पता चल रही है, माइक्रो का मतलब छोटा है, मैक्रो का मतलब बड़ा है। इस माइक्रो को किसने, इसको बहुत ही इसका विस्तार किया, इसको आगे बढ़ाया, इसमें जो मेन अर्थशास्त्री है वो नाम लिया जाता है मार्शल। इसका नाम लिया जाता है मार्शल। मार्शल ने अपनी बुक, कौन सी बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में लिखी थी है। इस बुक में इन्होंने इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत विस्तार किया और इसे समझाया और इसे दिशाएं दी, आगे बढ़ाया, ठीक है। वहीं समष्टि के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, किन्स। किसका हुआ है, किन्स, J.M. किन्स। J.M. किन्स का नाम जुड़ा हुआ है। J.M. किन्स ने इनकी बुक तो है 1936 में लिखी थी इनकी बुक, ठीक है। और इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बुक का नाम भी तुम्हें ध्यान रखना है। बुक का नाम जो किन्स ने लिखी थी, उस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान रखना। किन्स ने 1936 में जो बुक पब्लिश हुई थी उससे मैक्रो का बहुत विस्तार मिला है। जनरल थ्योरी ऑफ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, इस बुक में इन्होंने समष्टि के बारे में सबसे पहले बताया और इसका विस्तार किया। यानी किसका नाम जुड़ा हुआ है समष्टि के साथ, किन्स का, और माइक्रो के साथ मार्शल। एडम स्मिथ ने भी कहा, एडम स्मिथ ने तो चालू कर ही दिया था, उनका भी माइक्रो ही था उनका व्यू, लेकिन मार्शल ने इसको और विस्तार किया। अब हम इन दोनों के बारे में जानें, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट बुक्स हैं, सेपरेट पेपर है इनके, माइक्रो और मैक्रो अलग अलग पेपर। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो देखो नाम से भी पता चल रहा है, और है क्या चीज़, ये बताता है इंडिविजुअल। जब भी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वो एक उद्योग हो, यदि हम इन सब की बात करेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे, व्यष्टि, ठीक है। और इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है जो इसको पूरा इंडिकेट करता है वो है प्राइस थ्योरी, कि हम एक इंडिविजुअल गुड की प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, माइक्रो में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी। ओके, वहीं पर मैक्रो में हम पूरा होल, अब जब हम होल की बात कर रहे हैं यानी हम कंप्लीट इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तब उसे हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो। इसीलिए इसे हम इनकम, और इसमें हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात करते हैं, इसलिए इसे इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, इनकम थ्योरी। ओके, अब मैं इसको बहुत और अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये गलती कई बार होती है। माइक्रो में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं माइक्रो में। और मैक्रो में हम होल, और होल में क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली है पूरा, हम नेशन की बात करते हैं, पूरा नेशन। यदि मैंने कहा, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि यदि मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक, तुम्हारी क्लास की मैंने बात की, मैं क्लास में एक ऋतिक स्टूडेंट है, उसके बारे में मैं पूरा जान रही हूँ, पूरा समझ रही हूँ, तो ऋतिक को मैं किस में पढ़ रही हूँ, माइक्रो। और जब मैंने कहा पूरी क्लास की मैं स्टडी कर रही हूँ तो वो मैं किस में पढ़ूंगी, कन्फ्यूज़न कहाँ आता है कि भाई इसको तो मैक्रो में पढ़ेंगे, होल आ गया। लेकिन नहीं,
ये भी माइक्रो में ही पढ़ा जाएगा। फिर मैंने कहा मैं अपने कॉलेज की बात कर रही हूँ, कॉलेज की पूरी स्टडी किस में होगी भाई, वो इंडिविजुअल है माइक्रो में। मैंने कहा मैं पूरे राजस्थान के या हो सकता है पूरे जयपुर शहर के कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, फिर इसको किस में पढ़ेंगे, वो भी माइक्रो ही है, ठीक है। लेकिन जब मैं पूरे नेशन की बात करूँगी, मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ, फिर उसको हम पढ़ेंगे मैक्रो। क्लियर। अब देखो दूसरी चीज़ जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि आप नेशनल इनकम को तो आप किस में पढ़ रहे हैं भाई, हमने कहा गोल है इसलिए हम मैक्रो में पढ़ रहे हैं। तो फिर पर कैपिटा इनकम को किस में पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, ये माइक्रो या मैक्रो। तो सबको लगता है प्रति व्यक्ति आय इट मीन्स माइक्रो में, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैक्रो में हम एवरेज भी पढ़ते हैं, औसत, सभी प्रकार के औसत जो एवरेज है, वो एक को नहीं बताता, वो सबका औसत एवरेज बता रहा है, तो उसे भी हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में। ये ध्यान से सुन लेना, ये बार बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम किस में पढ़ रहे हैं, ये मैक्रो का टॉपिक है भाई। पर कैपिटा इनकम किस में पढ़ेंगे, वो भी मैक्रो में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो किसको बता रहा है, वो आपके बता रहा है एवरेज को, वो रियल में इंडिविजुअल को नहीं बता रहा है, वो एवरेज को बता रहा है, इसलिए इसे मैक्रो में पढ़ा जाता है। क्लियर। अब हम दोनों की डेफिनेशन और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके। अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम कौन कौन सी चीज़ टॉपिक्स इसमें आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा आपके मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। सेकेंड चीज़ है प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो इसको डिटेल में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि किसी भी गुड की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जा रही है, तो ये पूरा एक अलग चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने बताया बिल्कुल अलग चैप्टर है कि शॉर्ट टर्म में कैसे प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है, लॉन्ग टर्म में कौन सा होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो ये पूरे आपके चैप्टर से अलग। ओके। थर्ड है फिर आपके है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कीमत निर्धारण का सिद्धांत, जिसमें सभी मार्केट आ जाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सभी इसमें आएंगे कि कीमत निर्धारण का सिद्धांत, कौन कौन से बाजारों में कीमत कैसे आपके डिटरमाइन की जा रही है। नेक्स्ट है फिर साधन कीमत सिद्धांत, इट मीन्स आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, मालूम है। फैक्टर का मतलब है आपके कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन के अंदर आपके काम में आने वाले जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए कि हाँ आपके मजदूर होने चाहिए, सेकेंडली पैसा होना चाहिए, थर्ड आपके पास कोई एरिया होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए। तो ये सभी जो फैक्टर है ना, और एंटरप्रेन्योर तो है ही आपका, ठीक है, साहसी जो कि रिस्क लेगा बिजनेस करने का, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। इज दैट क्लियर। तो ये जो फैक्टर है इनकी प्राइस कैसे तय होती है, प्राइस कैसे तय होगी भाई, आपके मजदूर को क्या मिलती है, मजदूरी, तो मजदूरी हुई, आपके ब्याज है, लगान है और लाभ है, ये सभी टॉपिक्स किस में पढ़े जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है फिर साधनों का इष्टतम बंटवारा, आपके जो हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो सभी साधन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं है जैसे अभी हम हमारे बात करें कि हमारी इनकम तो बहुत अनइक्वल है, किसी के पास कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत कम है। तो हम अभी सिंपल पूरे नेशनल इनकम का जब डिवीज़न बात करते हैं वो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, साधनों को इष्टतम बंटवारे, फैक्टर्स की बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो किस में पढ़ रहे हैं हम, माइक्रो। और नेक्स्ट है फिर कल्याण अर्थशास्त्र, इट मीन्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको हम पढ़ते हैं मैक्रो में, और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कल्याण की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति का किस तरीके से मैक्सिमम वेलफेयर हो, उसको हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो। इज दैट क्लियर। नाउ ये हम वापस में एक बार रिवाइज कर रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके देखो क्वेश्चन बनता है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताओ। एक क्वेश्चन आता है माइक्रो का पूरा, आप क्या क्या चीज़ें इसमें टॉपिक्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। तो माइक्रो में हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की थ्योरी ऑफ डिमांड, देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, देन आपके थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, नाउ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड लास्ट इज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये सारे इसके क्या हो गया, एरियाज हो गए। और हमने क्या कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपके इंडिविजुअल की स्टडी, इंडिविजुअल आपके कोई व्यक्ति हो सकता है, फर्म, इंडस्ट्री, एनीवन। ओके।
तो ये आपके हो गया, आपके क्या चीज़ है सारी, माइक्रो का एरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स आपके समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें मैक्रो यानी समष्टि। स्टार्टिंग में मैंने क्या बात की, ये होल की बात करता है, हम कंप्लीट इकोनॉमी की बात करते हैं। हम छोटा एरिया है वो नहीं बात करेंगे, हम कंप्लीट इकोनॉमी। जब भी कंप्लीट इकोनॉमी की बात की जाएगी तभी हम समष्टि की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसमें पढ़ेंगे, मैक्रो में। और साथ में पर कैपिटा इनकम किसमें पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय, वो भी मैक्रो में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फिर है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पूरा तुम्हारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर में चलती है, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ आप बीकॉम में भी इसको पढ़ रहे हैं, तो सब राष्ट्रीय आय किसमें पढ़ी जा रही है, राष्ट्रीय आय। ये पूरी बुक अलग अलग चैप्टर्स, हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। हम पूरा राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, इसके बाद में रोजगार का सिद्धांत, आय व रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसमें पढ़ रहे हैं हम, ये भी हम किसमें पढ़ रहे हैं, मैक्रो में। थ्योरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड, क्योंकि मनी पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, तो मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई, ये सब किस में पढ़ी जाती है, मैक्रो में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल, हम एक सिंगल गुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सामान्य कीमत स्तर पूरी इकोनॉमी में। देखो अखबार में यदि तुमने देखा हो, मुद्रास्फीति इतने अंक चढ़ी, इतने अंक गिरी, ये सब हम देखते रहते हैं। तो जब हम सामान्य कीमत स्तर की बात करें, एक वस्तु की बात नहीं, पूरे आपके थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, तो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है वो सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो। तो और ये किस में पढ़ेंगे, ये जनरल प्राइस लेवल, हम जो आपके आने वाला चैप्टर है इन्फ्लेशन, उसमें हम इसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, मुद्रास्फीति। इसके बाद में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि व्यापार में निर्यात है, आयात है, व्यापार घाटा है, ये सभी चीज़ें किस में पढ़ी जाती है, मैक्रो में पढ़ी जाती है। और लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि हम जब वेलफेयर की बात करते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो में, और ग्रोथ की बात करेंगे तो किस में पढ़ेंगे, मैक्रो में। याद रखनी है ये बात, ये कॉम्पिटिशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो मैंने एक बात बोली थी उसको दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ कि माइक्रो में इंडिविजुअल तो है ही, लेकिन साथ में इंडिविजुअल का ग्रुप भी कई बार हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो में। और मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, होल इकोनॉमी। जब भी हम इकोनॉमी की होल इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं मैक्रो में। ओके, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, समष्टि आर्थिक विरोधाभास। देखो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही है, 100% आएगा ही, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। ठीक है, और साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं, क्या बचत का विरोधाभास या मितव्ययता का विरोधाभास। ध्यान रखना क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है, मितव्ययता का विरोधाभास बताइए, बचत का विरोधाभास बताइए, या फिर समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास क्या है, या इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। चारों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा। इज दैट क्लियर? तो और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो अब अगर हम बात करें क्या किस चीज़ की, कि है क्या चीज़, समष्टिक आर्थिक विरोधाभास क्या है, तो जो चीज़ कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया जो एक व्यक्ति, कोई भी आपके इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, हम एक व्यक्ति के लिए जिसको हम सही कह सकते हैं कि हाँ एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हम पूरे समाज पे लागू करें तो वो चीज़ सही नहीं होती। और ये एक ही नहीं, कई चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल, जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका समष्टिक आर्थिक विरोधाभास का एक एग्जाम्पल है बचत का विरोधाभास, जिसे हमने दूसरा नाम क्या बोला, दूसरा नाम हमने इससे बोला है मितव्ययता का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि आप कभी तो सही बोलते हो, कभी गलत बोल रहे हो, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, अभी एक बार मैं बोलूँ, तुम लोग किसी को भी, तुम में से बोलूँ हर्ष को, मैं बोलूँ हर्ष तुम तो बहुत इंटेलिजेंट यार, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर दूसरी बारी में बोलूँ नहीं हर्ष तुम्हारी तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार चल रही है, तुम्हारे तो नंबर बहुत कम आएंगे। तो क्या है, ये विरोधाभास हो गया, एक बार कुछ कह रही हूँ, एक बार कुछ और कह रही हूँ उसी व्यक्ति के लिए। तो वैसे ही सेम इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, बचत का विरोधाभास। ध्यान से सुनना, यदि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति अगर सेविंग करता है तो ये अच्छी बात है, उसे आगे के लिए, उसके वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की शादी के लिए कई रीजंस हो सकते हैं, सेविंग करना अच्छी बात होती है। ठीक है, यदि लेकिन मैं उसको बोलूँ कि पूरे समाज में हर व्यक्ति बचत करने लग जाए, सेविंग करने लग जाए, तो क्या ये अच्छी बात होगी,
नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि सभी लोगों ने सेविंग करना चालू कर दिया तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड ही नहीं है ना, लोग बाग सोचने चाहिए बचाओ यार, अभी जो हमारी कोरोना से स्थितियाँ बन रही है यही सेम स्थिति है। लोग बाग खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, उनके पास सैलरी भी, कई रीज़न है इसके, लेकिन खर्च नहीं करना चाह रहे। वैसे ही हमारे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लोग क्या करने लग गए थे? खर्च करने में कतराने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ? मार्केट में डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड कम होगी तो बताओ क्या होगा? डिमांड कम होगी तो फिर प्रोडक्शन की भी तो कमी होगी। अब लोग व्यक्ति उत्पादन क्यों करेगा? पहले वाला तो बिका ही नहीं है उसका, तो फिर क्या हुआ? आपके प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? लोगों को बेरोजगार, नौकरियां निकालेंगे। भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को नौकरियां कैसे देंगे? तो इससे क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी आपकी नौकरियां कम हो रही हैं। और जब नौकरियां कम होने लग गई लोगों के पास, तो आप ऑब्वियसली आपकी फिर नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक चीज़ क्या हुआ था? केवल आपके सेविंग बढ़ी थी। यहाँ पर ये क्या चीज़ है? सेविंग, बचत। पूरे समाज में एक व्यक्ति बचत करने लग गए तो डिमांड पे असर पड़ा, डिमांड से प्रोडक्शन पे असर पड़ा, प्रोडक्शन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और अनएम्प्लॉयमेंट से फिर नेशनल इनकम भी आपकी कम होगी, और पूरी इकोनॉमी में आपके स्थितियाँ विपरीत हो जाएगी। मंदी की स्थिति में चले जाओगे आप एकदम डिप्रेशन की स्थिति में चल जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ हमने क्या बताया? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इट मीन्स बचत एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है लेकिन पूरे समाज के लिए सही नहीं हो सकती। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपके समष्टिक आर्थिक विरोधाभास का एक एग्जाम्पल। ऐसे ही हम और कई एग्जाम्पल कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और बता रही हूँ, कई बार एग्जाम में 2 एग्जाम्पल पूछते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि मेरे बैंक में पैसे थे, एक व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता के लिए बैंक से पैसे निकलवाता है, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बैंक पर। लेकिन सभी लोग बैंक के पास पहुंच जाए अपने पैसे निकलवाने के लिए, तो क्या होगा भाई? बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, डूब जाएगा बैंक। तो यदि एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ हम सही बोल रहे हैं वो सबके लिए सही नहीं बोल सकते। एक किसान की फसल अच्छी हुई, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन पूरे आपके कंप्लीट उस चीज़ की बहुत ज़्यादा फसल हो गई है पूरे एरिया में, तो क्या हुआ? आपकी सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने से क्या हो रहा है? आपकी प्राइस लेवल गिर गया। अभी आप लोग पढ़ते रहते होंगे, चंडीगढ़ में लहसुन को फेंक दिया किसानों ने। कई जगह ऐसी घटनाएं आती है कि 2 रुपये किलो का हो गया लहसुन, तो फेंक दिया मार्केट में। बिल्कुल, क्योंकि कई बार जला भी देते हैं कि एक बार अभी कोटा के पास गांव में पूरी फसल, उगी हुई फसल को जला दिया, क्योंकि प्राइस बहुत कम, उसको कटवाने में जितना खर्चा आ रहा था उससे भी कम उसकी प्राइस हो गई थी। तो ऐसा प्रोडक्शन किस काम का? तो ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़ी? ये पढ़ रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने बताया ये एग्जाम में ज़रूर आता है। इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र की प्रकृति। ये मालूम होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की प्रकृति का क्या मतलब। प्रकृति क्या होती है? नेचर। जैसे आपका कैसा नेचर है? भाई ये तो बहुत गुस्सेल है, ये कूल है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स को हम साइंस में पढ़ें, आर्ट्स में पढ़ें, किस चीज़ में पढ़ें इसको? तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स को कईयों ने तो कहा नहीं ये तो साइंस का सब्जेक्ट है, कि जिस तरीके से साइंस में रूल होते हैं, कारण है, इस कारण से ये इसका रिजल्ट निकला। साइंस में हम यही तो बात कर रहे हैं। फिजिक्स में एकदम रूल होते हैं, फिक्स रूल्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम यही बात करते हैं। तो उसी तरीके से कईयों ने कहा कि नहीं इसमें भी रूल है, डिमांड की थ्योरी है, प्रोडक्शन की थ्योरी है, सप्लाई की थ्योरी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी रूल है और वो लागू होते हैं, तो इसे भी हम साइंस में पढ़ना चाहिए। और वहीं कुछ ने कहा नहीं ये तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कि इसका एक व्यवहारिक पक्ष है कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से इसको काम में लिया जाए। तो इट मीन्स इसको किसी ने कहा आर्ट्स में पढ़ो और किसी ने कहा साइंस में पढ़ो। तो लास्ट में आपके कंक्लूजन क्या निकला कि नहीं ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस में भी आप इसे पढ़ते हैं और आर्ट्स में भी इसे पढ़ते हैं। बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। और हमने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट्स दोनों में पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है। ओके, अब साइंस में भी 2 तरीके की साइंस है आपके। एक है आपके पॉजिटिव और एक है नॉर्मेटिव। इट मीन्स वास्तविक है या आदर्शात्मक है, ठीक है। वास्तविक साइंस का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट क्या है, कैसा है। हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है,
मैंने कहा कि भारत देश में अभी बहुत बेरोजगारी की स्थिति आने वाली है, आ गई है। हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, सीधे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो वो क्या होती है, पॉजिटिव साइंस। हमने कहीं कुछ नहीं कहा ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कह रहे, क्या है, तो क्या है इसका मतलब पॉजिटिव साइंस। तो इकोनॉमिक्स ने कहा, कई इकोनॉमिक्स ने कहा ये पॉजिटिव साइंस है, जिसमें हमें अपनी व्यवहारिक बिल्कुल बताना चाहिए कि इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशन है, क्या स्थिति चल रही है। वहीं कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा नहीं, ये आदर्शात्मक, इट मीन्स नॉर्मेटिव साइंस भी है। इसका मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए, आपके किस तरीके से बेरोजगारी दूर की जानी चाहिए, किस प्रकार से आपके गरीबी दूर की जानी चाहिए, होना क्या चाहिए, एक आदर्श स्थिति क्या है। तो हम इसे किस किस में क्या कहा गया कि साइंस तो है, साथ में इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस भी है। तो लास्ट में आपके क्या कंक्लूजन निकला इस पूरी बात का कि अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों है, और विज्ञान में आदर्श विज्ञान व वास्तविक विज्ञान दोनों में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे की जो इसको डिटेल में क्या कारण है, ये पॉइंट्स मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, ओके। तो अभी आप ये जान लें कि प्रकृति क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपके इकोनॉमिक्स की प्रकृति क्या है। देखो बच्चों, लास्ट का जो हमारा आज का टॉपिक था, इसे डिटेल में मैं आगे पढ़ाऊँगी, पूरा एक चैप्टर है। अभी ये बेसिक समझ लो कि टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक है। डिटेल में हम आगे पूरा एक चैप्टर बनाएंगे इस पर। तो इनमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 प्रकार हैं। दोनों के कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने प्रकार हैं बच्चों, 3। पहला है आपके स्थैतिक, दोनों में ही है। अगर मैं माइक्रो का करूँगी तो उसमें बोल दूँगी माइक्रो स्टैटिक, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक, ठीक है। जब हम यहाँ पर टाइम की जब बात नहीं करते उसे हम स्थैतिक बोलते हैं। तो दोनों में की पहला प्रकार क्या हो गया, माइक्रो स्टैटिक एंड मैक्रो स्टैटिक। सेकंड है आपके तुलनात्मक स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी, इट मीन्स कंपैरेटिव स्टैटिक, ओके। कंपैरेटिव स्टैटिक मतलब हम 2 संतुलन बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने टाइम को लेके नहीं चल रहे हैं। और थर्ड जो है आपके वो है प्रावेगिक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, डायनामिक। यहाँ पर हम जब टाइम पीरियड को साथ में लेके चलते हैं तब हम क्या बात करते हैं, डायनामिक प्रावेगिक। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी हम पूरा एक चैप्टर है तो हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। इस माइक्रो डायनामिक में आपके कॉवेब मॉडल आता है, कॉवेब मॉडल जिस पे क्वेश्चन बनता है आपके, है ना, मक्कड़ जाल, ठीक है, किस में आता है, माइक्रो डायनामिक के अंदर। तो ये पूरा आपके हम अलग से इसकी बात करेंगे। अभी आप लोग ये जान लें कि माइक्रो और मैक्रो को हमने कितने में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। किस किस में, स्टैटिक में, कंपैरेटिव स्टैटिक एंड लास्ट इज आपके डायनामिक, ठीक है। तो आप ये तीनों टाइप्स हैं इसके, इतना जान लें। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ये चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आने वाले जो चैप्टर है इसमें आपके पूरा थ्योरी पार्ट है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आपके पूरी तरीके से डायग्राम्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, वो इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और हर तरीके से वो इम्पोर्टेंट है, ओके। थैंक्स।